तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सारे सब्जेक्ट का ओवरऑल एनालिसिस। सारे सब्जेक्ट के ओवरऑल एनालिसिस के साथ साथ हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी देखने वाले हैं, और हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है, खास करके गेट के अंदर, ईएसी के अंदर एंड एसएससी जेई वगैरह, मतलब जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी बात करेंगे हम। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम बात करें, है ना, गेट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या इन जनरल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बात करें, तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का आता है तो उसका नाम है, यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। दोस्तों जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं और ये एक काइंड ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। क्योंकि यार कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो जमीन के ऊपर ही बनाते हैं, है ना, और जमीन के ऊपर ही बनाते हैं तो जमीन के रिलेटेड जितना भी साइंस है वो सारा का सारा किसके अंदर आता है ना, सॉइल के रिलेटेड जितना भी साइंस है आपका वो सारा का सारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे, ये मेजर मैंने सब टॉपिक बता दिए, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी अंदर है। तो वन बाय वन देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जब हम पूरी डिस्कशन या पूरा ओवरऑल एनालिसिस देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग सबसे बड़े मेजर सब्जेक्ट से ही करना चाहिए, और सबसे बड़ा मेजर सब्जेक्ट तो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो जो लोग अभी तक कंपटीशन के साथ कुछ भी जानकारी हासिल नहीं रखते, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक उनको कंपटीशन के बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो पहली बात तो उनको ये पता चल गई होगी कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मैंने कुछ गेट का एनालिसिस रखा है बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स, उनका कितना पोर्शन आया है इंक्लूडिंग गेट 2021, और लास्ट 10 साल का पूरा आपको यहाँ पर एनालिसिस दिख रहा होगा। अब इसमें से जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, वन बाय वन हम इसके अंदर से कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे उसको पढ़ा जा सकता है, कैसे उसके नोट्स बनाने, वो सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले फोकस करने वाले हैं वो हमारा मेन फोकस होगा टोटल के ऊपर, ठीक है। तो टोटल अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है एनालिसिस 33 मार्क्स। इसका मतलब ये क्या है कि एक ही पेपर के अंदर 33 मार्क्स है? नहीं, आपको पता होगा कि मल्टी पेपर्स होते हैं गेट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मल्टी पेपर्स का मतलब होता है फोरनून सेशन के अंदर पेपर होता है, आफ्टरनून सेशन के अंदर पेपर होता है। तो फोरनून और आफ्टरनून मिलाकर यहाँ पर 33 मार्क्स का पूछा गया है। ऑन एन एवरेज देखे जाए तो 15 से 16 मार्क्स के आसपास हमेशा से आता ही है। उसके अलावा अगर 2020 की बात करें तो 29, 2019 की बात करें तो 26, और इस तरीके से आप यहाँ पर 31, 28 इन अदर मार्क्स दे सकते हो। इससे एक और एनालिसिस आपको पता चला कि कम से कम आपको 15 मार्क्स के आसपास तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आएगा ही आपके पेपर के अंदर, है ना, क्योंकि या तो आप फोरनून में अपीयर होगे या तो आप आफ्टरनून में अपीयर होगे, दोनों पेपर में तो एक साथ अपीयर नहीं हो सकते। तो आप किसी भी पेपर में अपीयर हो रहे हो अगर गेट के, तो वहां पर वेटेज वाइज, मार्क्स वाइज बात करें तो 15 मार्क्स के आसपास दिखेगा। 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स इज अ बिग डील, इट वेरी बिग डील। क्यों? क्योंकि दोस्तों कट ऑफ ही अगर हम देखने जाए तो ओवरऑल कट ऑफ ही 28 मार्क्स के आसपास हो जा रहा है। और अगर मान लो कि कोई बहुत होशियार है जियो टेक्निकल के अंदर 15 मार्क्स अगर लेके आता है तो उसको कट ऑफ फिर हासिल करने के लिए फिर सिर्फ अगेन 12-13 मार्क्स चाहिए, और वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अलावा बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के थ्रू कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट, एक ही मेजर सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, वो तो एक एनालिसिस का पार्ट है, इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर कितना कट ऑफ ओवरऑल होता है। 28 मार्क्स के आसपास होता है ओवरऑल कट ऑफ। ऑन एन एवरेज जाके कभी कभी 32 भी पहुंचा है, कभी कभी वो 25 भी पहुंचा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ पेपर के ऊपर, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो अपीयर हुए हैं वो उस पेपर को कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा। बट ऑन एन एवरेज सिविल का देखें तो 28 मार्क्स या 29 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल एनालिसिस हमने किया तो हमें इतना तो पता चल ही गया कि यहाँ पर आपको 15 मार्क्स के आसपास देखने को मिलने वाला है। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर एनालिसिस के तौर पर पहली स्लाइड को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को एक पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगा, वो ये है कि आप इसको देखो, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ऑलमोस्ट हर एक साल के अंदर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिखेंगे और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिखे हैं, क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या आता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, है ना। आपने अगर मतलब कोई भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, और गेट को वो बहुत अच्छा लगता है, गेट ने बहुत बार पूछा है कंसोलिडेशन सेटलमेंट के ऊपर। आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डेल्टा एच अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे, जो कि हमारी जो सीरीज है उसके अंदर भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है डेल्टा एच यानी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने वहां पर एनालिसिस करके आपको बताया भी है, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में। ठीक है, सभी साल के अंदर कंसोलिडेशन सेटलमेंट से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा परमिएबिलिटी एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो वहां पर आपको एक फॉर्मूला पता है, डार्सी लॉ। ठीक है, डार्सी लॉ क्यों किया, है ना, सभी को पता है डार्सी लॉ। ये डार्सी लॉ के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस ये डार्सी लॉ के ऊपर फ्रेम हो सकते हैं, जिसके वेरिएशन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज के लिए उसमें आपको देखने को मिलेगा। हमने जो टॉपिक्स देखे हैं, थियोरेटिकल टॉपिक्स की बात करो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे कैसे वेरिएशन से यहाँ पर डार्सी लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस, वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएंगी कवर। आपको परमिएबिलिटी एंड इफेक्टिव स्ट्रेस वाला पोर्शन छोड़ना नहीं। ये तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आपको जरा आइडिया है कि कौन से टॉपिक से कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमारी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज और सॉइल क्लासिफिकेशन, इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में दिख जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जाम, चाहे गेट में हो, चाहे ईएससी के अंदर हो, चाहे एसएससी जेईई के अंदर हो, चाहे बीआरसी के अंदर हो, चाहे इसरो के अंदर हो, चाहे कोई भी पीएसयू का एग्जाम दे रहे हो, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर मान लो कि नहीं भी मिल रहा है, तो भी इसको स्किप नहीं किया जा सकता, बिकॉज अदर टॉपिक्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। तो जो भी कोई आपका सब्जेक्ट होता है उसका जो बेसिक होता है, बेसिक जैसे कि इसका बेसिक पहले ही चैप्टर्स होते हैं, तो ये जो पहले शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं वो एक बेस होते हैं आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो यू कांट स्किप बेस। मतलब ये ऐसी बात है कि हम सिविल इंजीनियर, तो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ये ऐसी बात हो गई कि भाई बिना फाउंडेशन के आप बिल्डिंग बना रहे हो। अगर आप बेसिक चैप्टर्स को स्किप करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इसका मतलब क्या हुआ, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बना रहा हो। और आपको पता है बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग क्या बन सकती है, क्या नहीं बन सकती। हवा में बिल्डिंग बन सकती है, नहीं बन सकती। बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं बन सकती। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते बिना बेसिक। तो मेरा आप सभी से यही सजेशन है, क्योंकि पहला वीडियो है हमारा, तो मैं इसको डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आपको ओवरऑल एनालिसिस के साथ साथ आपको ये भी पता चले सब्जेक्ट के बारे में कि यार आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको बेसिक तो उस सब्जेक्ट का छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि बेसिक के ऊपर ही आने वाले एडवांस सब्जेक्ट डिपेंडेंट होते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से आपको आइडिया आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल के अंदर कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिलेबस क्या है। सिलेबस पता होगा तो हम आगे काम कर पाएंगे, सिलेबस ही नहीं पता तो कैसे काम कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अच्छी बात है, उसको आपने डिटेल में पढ़ा, थियरी वाइज पढ़ा और आपने अलग अलग उसको सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा। बट
बट वो जो पढ़ने का तरीका था और यहाँ पर जो पढ़ने का तरीका है उसके अंदर मेन और बेसिक डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, और वहां पर थ्योरी 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 लिखकर भी आप मजेदार तरीके से पास हो जाते थे, ज्यादा पेज भर भर के। यहाँ पर ज्यादा पेज नहीं भरने दोस्तों, यहाँ पर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फिक्स आंसर है, वो फिक्स आंसर तक पहुंचना है, स्मार्टनेस के थ्रू पहुंचना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कम समय के अंदर पहुंचना है, और कम समय के अंदर स्मार्टनेस के साथ करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, तो आपके पास उसका एप्लीकेशन, उसके डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस जो है वो यहाँ पर फोकस होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि थियरी स्किप की जाए, क्योंकि थियरी की करने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, थियरी करने के बाद ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अब बात करते हैं जियो टेक्निकल की सबसे पहले सेगमेंट की, जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स, जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि सॉइल मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ जियोटेक्निकल। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग सॉइल मैकेनिक्स इज इक्वल टू जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर सॉइल मैकेनिक्स भी आता है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आता है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, अर्थ प्रेशर, सब कुछ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जैसा कि सर्वेइंग के अंदर भी होता है, सर्वेइंग इज नॉट इक्वल टू जियोमेट्रिक्स, सर्वेइंग इज अ पार्ट ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, सर्वेइंग इज अ पार्ट ऑफ जियोमेट्रिक्स। आप सिलेबस में भी देखोगे तो आपको वहां पर भी कुछ इस तरीके से दिखा जाएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सेगमेंट लिखा होगा, उसके अंदर सॉइल मैकेनिक्स वाला पोर्शन होगा, उसके नीचे डीप फाउंडेशन वाला पोर्शन होगा, शैलो फाउंडेशन वाला पोर्शन होगा। चलिए, तो सॉइल मैकेनिक्स जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 3 फेज सिस्टम एंड फेज रिलेशनशिप्स। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपने नहीं पढ़ा होगा आपकी यूनिवर्सिटी के दौरान। और मान लो कि किसी कारण से आपने वहां पर नहीं पढ़ा, और अगर आप फ्यूचर में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इसी वजह से तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, तो यार एज अ सिविल इंजीनियर, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम ब्रीफ में यहाँ पर बता देता हूँ, थियरी में तो समझाया ही है। कोई भी जो आपके पास सॉइल होती है, उसके अंदर सॉइल सॉलिड होता है, उसके अंदर वाटर वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर एयर वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। आपके पास जो सॉइल होती है उसके अंदर तीनों सिस्टम्स, यानी कि तीनों आपके पास कंटेंट, एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट, सॉइल सॉलिड कंटेंट अवेलेबल होते हैं। ये आपको पता, और इनके इंटर रिलेशनशिप्स कौन से रिलेशनशिप्स है, जैसा कि वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है, वाटर कंटेंट है, परसेंटेज एयर कंटेंट है। ठीक है, परसेंटेज एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट एंड आपके पास पोरोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा, आपको डेंसिटीज का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, डेंसिटीज के अंदर भी आपके पास सबमर्ज डेंसिटी हो जाएगी, फिर सैचुरेटेड डेंसिटी हो जाएंगी, ड्राई डेंसिटी हो जाएंगी, टोटल यूनिट वेट हो जाएगा या टोटल डेंसिटी हो जाएगी। सब कुछ दोस्तों ये रिलेशनशिप के अंदर आपको करना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं, कंपटीशन तो दूर की बात रही, कंपटीशन से पहले एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और यही तो दोस्तों इसी का बेसिक, जियो टेक्निकल का बेसिक है ये दोस्तों। वो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्लास में ही पूछते हैं, सर बेसिक को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। दोस्तों, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने से पहले बेसिक को समझो तो खरी कि व्हाट इज बेसिक। अगर आपको बेसिक की जानकारी होगी तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग। तो ये है बेसिक किसका, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। रिलेशनशिप्स एंड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। नाउ इंडेक्स प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, करना चाहिए। ठीक है, आपको हर बार एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा इससे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो छोटी मोटी। क्लासिफिकेशन सिस्टम, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम
इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये भी आपको आना चाहिए। वैसे सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि आस्थो है, इसी के अलावा बहुत सारे और भी हैं आपके पास सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट उसके अंदर से आपको यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो करना और करना ही, ठीक है। उसके बाद है परमिएबिलिटी एंड वन डायमेंशनल फ्लो। आपको पता ही है, मैंने इसका इंपॉर्टेंस समझा ही दिया है। परमिएबिलिटी से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और परमिएबिलिटी आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल परमिएबिलिटी होती है, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी होती है, ठीक है। और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आपको लेयर्स दिए होंगे और वो लेयर्स में से बोलेंगे कि यार यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल टू बेडिंग प्लेन हो रहा है, कभी आपको कहा जाएगा यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन हो रहा है। तो उस वक्त आपकी परमिएबिलिटी की वैल्यूज चेंज होगी, फॉर्मूलाज भी चेंज होंगे, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर चेंज होगा। तो वो आपको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये परमिएबिलिटी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपेज थ्रू सॉइल दोस्तों, वंस यू कंप्लीटेड परमिएबिलिटी वाला टॉपिक, देन उसके बाद आपको सीपेज थ्रू सॉइल के ऊपर जाना है। 2 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर भी फ्लो हो सकता है, वाई डायमेंशन के अंदर भी फ्लो हो सकता है। और यहाँ पर परमिएबिलिटी यानी सीपेज थ्रू सॉइल जो है वो थोड़ा सा एडवांस है परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर आपको क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। क्यू इन द सेंस के आपके पास जो सॉइल बनी हुई है, जो अलग अलग उसके फ्लो नेट्स बने हुए हैं, ठीक है, फ्लो चैनल्स बने हुए हैं, उसके अंदर से कितना फ्लो पास हो रहा है वो आपको यहाँ पर निकालना होता है। यही मेन क्राइटेरिया होता है। खास करके यहाँ पर आपको एग्जांपल्स के अंदर डैम वगैरह का एग्जांपल्स दिया जाता है। किसका एग्जांपल है? डैम वगैरह का एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल है। और वहां पर आपको नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स फाइंड आउट करनी होती है, नंबर ऑफ पोटेंशियल हेड फाइंड आउट करने होते हैं, परमिएबिलिटी रही, और आपको हेड डिफरेंस, ठीक है, 2 अलग अलग लेवल के बीच में, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बीच में हेड डिफरेंस होगा, वो फाइंड आउट करने को पूछ लेगा। और अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है तो आपसे पूछ लेगा कि भाई कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपको सीपेज 2 डायमेंशनल फ्लो, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फ्लो नेट्स के बारे में, फ्लो नेट्स, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो प्रेशर होता है वो, पाइपिंग एंड कैपिलैरिटी, ये सारे के सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अंदर आपका क्विक सैंड वाला टॉपिक भी आ जाएगा, पाइपिंग वाला टॉपिक भी आ जाएगा। और पाइपिंग की जब बात आती है दोस्तों, तो हम कैसे भूल सकते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स। तो वेरियस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मैक्सिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको आएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा IC = G-1 1 डिवाइड बाय 1 + E, वो सारे आपको आ जाएंगे, जैसा कि कुछ इस तरीके से आपने देखा ही होगा, ठीक है। और इसी को अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं G-1 × 1 - ईटा भी लिख सकता हूँ, और वो 1 - ईटा क्यों लिख सकता हूँ? वही इंटर रिलेशनशिप बिटवीन E एंड ईटा, यानी कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, बेसिक जो है वो हमेशा हर चैप्टर्स के अंदर आपको अप्लाई होता रहेगा और आपको भी अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर है, डिटेल में हम 1 बाय 1 देख ही रहे, किससे क्या क्या पूछा जाता है वो भी देख रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चैप्टर शुरुआत करने से पहले ही मैं कुछ टॉपिक आपको बताता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि जब आप चैप्टर करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो मेरी बात याद आएगी, हाँ सर ने ये बोला था, सर ने बोला था क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सर ने बोला था कि वर्टिकल परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी से क्वेश्चंस आता है, सर ने बोला था कि बेसिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आए, सर ने बोला था कि आपको वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच के रिलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सर ने बोला था कि यहाँ पर आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। वो सारी बातें याद आएगी ना, तो उससे कनेक्शन बनेगा एंड कॉन्फिडेंस आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस वैसे ही हवा से नहीं आ जाता भाई, कनेक्शन बनने से ही, यानी कि 1 बाय 1 आपके डॉट्स मिलने से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब जस्ट जो सर ने बोला था वो यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ, सही डायरेक्शन में हूँ तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना भाई। एक आदमी जो है जिसको पता है रास्ता, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी कंपेयर टू एक आदमी जिसको रास्ता पता ही नहीं है। हम लोग अपना ही एक्सपीरियंस ले, कभी कभी जब रास्ता भूल जाते हैं किसी नए इलाके में या किसी नए एरिया में जाते हैं, तो वहां पर हमारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन मान लो कि आपको कॉलेज से घर जाना हो, तो
कॉलेज से घर का रास्ता है भाई, इतनी बार रोज जाते आते तो फटाफट से आप जाते आते रहोगे, उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मुझे रास्ता पता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सिग्नल होगा, आप गाने सुनते सुनते भी पहुंच जाओगे। लेकिन किसी भूली हुई जगह पे फिर गाने सुनते सुनते क्या रास्ता देखोगे, मिलेगा ही नहीं। तो फिर उस वक्त गाना बंद करोगे, आजू बाजू वाले से पूछोगे भाई किधर जाना है, या तो फिर अपना गूगल मैप चालू करो। तो वही बात यहाँ पर भी है, जब आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। जो सही रास्ते पर होता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। चलिए, तो और क्या क्या सिलेबस है, सीपेज फोर्सेस, ठीक है। सीपेज फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस हो गए, तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर कुछ सीपेज फोर्सेस भी अवेलेबल हो गए। ये सारी जो बातें हैं अपवर्ड फोर्सेस एंड सीपेज फोर्सेस, वो सारी सीपेज एनालिसिस के अंदर आती है। पाइपिंग एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक्स एंड कंडीशन के बारे में तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया जब मैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वाला डिस्कस कर रहा था। हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्विक सैंड इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, ठीक है। वैसे तो आप थियरी पढ़ोगे, वहां पर डिटेल में पढ़ोगे, क्विक सैंड जो है वो एक सैंड का टाइप नहीं है भाई, ये एक फिनोमिना है। क्या फिनोमिना है, आपको उसके लिए थियरी पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, ठीक है। अभी तो हम ओवरऑल देख रहे हैं, अभी मैं बता दूंगा तो फिर थियरी में मजा नहीं आएगा। तो क्विक सैंड इज नॉट टाइप ऑफ सैंड बट अ फिनोमिना, एक तरीके से फिनोमिना। इफेक्टिव स्ट्रेस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अलग अलग आपको लेयर्स दे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए इंक्लूडिंग 2021 में भी इफेक्टिव स्ट्रेस से बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अलग अलग लेयर्स दिए जाएंगे सॉइल के, ठीक है। अलग अलग आपके पास वाटर कंडीशन होगी, कभी पानी यहाँ होगा, कभी पानी यहाँ होगा। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर लेयर पर या कोई भी एक पर्टिकुलर डेटम के ऊपर पूछा जाएगा, बताओ भाई सेक्शन XX पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, कितना है, ठीक है। तो वो आपको बताना पड़ेगा। या तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि शुरुआत में हमारा यहाँ पर पानी था, थोड़ी टाइम के बाद पानी घट गया, अब बताओ कि इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर चेंज कितना हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अवेलेबल, ठीक है। हमने किए भी है तो आप वहां पर करो। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो आपका डेल्टा H जो है यानी कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट, वो भी आपका कहीं ना कहीं इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, डेल्टा सिग्मा एंड सिग्मा डेस के ऊपर। तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव स्ट्रेस के फंडे अगर आपको पता है तो आप आसानी से आगे सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद है हमारे पास कंसोलिडेशन, कंपक्शन, ये सारी चीजें, शेयर स्ट्रेंथ, मोहर सल्कर, इफेक्टिव एंड टोटल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ पैरामीटर्स यानी कि CN5 की बात, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस पाथ। अब दोस्तों ये जो मैं फटाफट बोल गया इसमें से क्या है, मतलब ये क्या है, व्हाट इज टाइम रेट कंसोलिडेशन। तो टाइम रेट कंसोलिडेशन TV इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आपके पास सारे फॉर्मूला होता है, CV मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय D स्क्वायर। ये टाइम रेट कंसोलिडेशन आपको वहां पर आएगा कि 1 ड्रेनेज कंसोलिडेशन है या 2 ड्रेनेज कंसोलिडेशन है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरीके से कंसोलिडेशन होता है या एक ही डायमेंशन के अंदर आपका कंसोलिडेशन होता है। वो सारी बात आप वहां पर पढ़ोगे। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ोगे, टाइम के बारे में पढ़ोगे कि कितने टाइम के अंदर ये कितने परसेंटेज कंसोलिडेशन होता है। वहां पर आपको एक U वाला फॉर्मूला भी दिया जाएगा परसेंटेज कंसोलिडेशन के लिए। वो सारी बातें आप टाइम रेट कंसोलिडेशन के अंदर पढ़ोगे। उसके अलावा बात करें तो आप शेयर स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ोगे। शेयर स्ट्रेंथ के अंदर बेसिक के सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। कूलम थियरी पढ़ोगे, ठीक है, कूलम थियरी पढ़ोगे। उसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीजें शेयर स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ोगे। मोहर सर्कल के अंदर, तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ही डिटेल में बढ़िया क्वेश्चंस है। और शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सैंड के लिए शेयर स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर आपका कोहेसिव C की वैल्यू, कोहेजन की वैल्यू 0 हो जाती है। आप प्योर क्ले सॉइल के लिए लोगे तो आपका फाई वाला फैक्टर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। अलग अलग वहां पर मेथड्स है, प्रोसेसेस है शेयर स्ट्रेंथ के अंदर, आप सारी चीजें पढ़ोगे। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड इफेक्टिव एंड टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर की बात करें तो आपको CN5 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब वो इफेक्टिव बनेंगे तो आपको इफेक्टिव कंसीडर करना पड़ेगा एंड टोटल करनी पड़ेगी, तब आपको इफेक्टिव वाली यानी कि
वाटर के आप इंड्यूशन को माइनस नहीं करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप डिटेल में इफेक्टिव एंड टोटल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के अंदर पढ़ लोगे। स्ट्रेस पाथ, स्ट्रेस पाथ दोस्तों ये सरप्राइज है ना। स्ट्रेस पाथ एक तरीके से सरप्राइज है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, बट ये एक शेयर स्ट्रेंथ का ही एक सब टॉपिक बोल सकते हैं। शेयर स्ट्रेंथ का ही एक सब टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। स्ट्रेस पाथ के ऊपर ज्यादा तो नहीं क्वेश्चंस आए अभी तक, लेकिन अभी तक देखने जाए तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस तो आ ही चुके हैं। तो स्ट्रेस पाथ वाला पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, और हमने पढ़ाया भी है थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर, और जब इसकी बारी आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की, तब भी हमने किया है। ये एक तरीके से शेयर स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला है, बट इसको निगलेक्ट मत करना, स्किप मत करना, ये सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो हो सकता है कि कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स वाला पोर्शन खत्म होने के बाद अब है जियोटेक्निकल के दूसरे मेजर सेगमेंट की, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं फाउंडेशन। क्या करना होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर? तो अगर हम गेट के सिलेबस को ही पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं, तो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, ड्रिलिंग बोरहोल्स, सैंपलिंग, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सारी बातें जो है वो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई। अगर मेजरली बात करें तो कोन पेनिट्रेशन से रिलेटेड काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यही सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन की बात करें या सॉइल एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो आपको एरिया रेशियो है ना, एरिया रेशियो से बहुत क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इनफैक्ट गेट 2021 में भी पूछा गया है, इसके अलावा 2019 के अंदर भी पूछा गया है। फिर इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट 2019 के अंदर तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आउटसाइड या इनसाइड क्लियरेंस, बहुत ही सिंपल था। बट द थिंग इज दैट मेजर स्टूडेंट्स स्किप दिस पोर्शन। सोचते यार बहुत सारे इतने बड़े टॉपिक्स से वो कर लिया, अब यहाँ से थोड़ी गेट वाले क्वेश्चन पूछेंगे। बट यही तो दोस्तों आप गलती करते हो। इफ यू वांट अ गुड रैंक और अ गुड मार्क्स, देन मेरा सजेशन यही रहेगा कि किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो कर ही लेनी चाहिए। अर्थ प्रेशर थियरीज, उसके अंदर आपको 2 थियरीज के ऊपर फोकस करना है, रैंकाइन एंड कूलम। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, इन्होंने सिर्फ यही मेंशन किया कि अर्थ प्रेशर थियरीज, रैंकाइन एंड कूलम। अब ये जो टॉपिक है ना इतना जबरदस्त एंड वास्ट है, लेकिन फिर भी इसी को एक लाइन में डिस्कस किया, एक लाइन में से डिस्कस किया कि अब आगे का काम किसका है, आपका है, कि आप डिसाइड करोगे आपको क्या पढ़ना। और वो जो आपका काम है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा के, आपको थ्योरीज पढ़ा के कि आपको इसके अंदर से क्या पढ़ना है, रैंकाइन एंड कूलम थ्योरीज के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे केसेस हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर है, पैसिव अर्थ प्रेशर है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है, उसके अंदर भी जाए तो प्योरली सैंडी सॉइल के लिए, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए, या C5 सॉइल के लिए बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, थियोरेटिकल पोर्शन में हमने कवर किया ही होगा, और इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाई दिया, और ये हर साल पूछा जाता है गेट के रिलेटेड फेवरेट टॉपिक। दोस्तों उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के अंदर फाइनाइट स्लोप के बारे में पढ़ना है, इनफाइनाइट स्लोप के बारे में पढ़ना है, एंड आपको एक इंपॉर्टेंट मेथड है बाइशॉप्स मेथड के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स है, फ्रिक्शन सर्कल मेथड है, स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड है, वो सारी मेथड्स भी देखनी है, बट गेट ने मेंशन किया है बाइशॉप्स मेथड। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट स्लोप्स के बारे में अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, और वो फॉर्मूलाज को डायरेक्टली याद न करने के बजाय मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप जो उसका डेरिवेशन हमने पढ़ाया है उसी के थ्रू जाए। डेरिवेशन को अगर आपने समझ लिया तो यहाँ पर बड़े बड़े फॉर्मूलाज आपको आसानी से याद रह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के लिए आप यही अप्रोच रखिए, जो आपके पास डेरिवेशन वाला अप्रोच है उसको याद कर लीजिए, फॉर्मूला आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, बोजीनेक्स थियरी, प्रेशर बल्ब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 थियरीज आती है। अगर बेसिकली हम बात करने जाए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, बोजीनेक्स थियरी के अलावा वेस्टरगार्ड थियरी भी आती है, बट क्योंकि वेस्टरगार्ड थियरी
कि जो फॉर्मूला है वो काफी ऐसे एम्पिरिकल टाइप है और लंबे लंबे है। वैसे तो बॉसिनेक्स थ्योरी के फॉर्मूला भी एम्पिरिकल ही है बहुत सारे, बट यहाँ पर इसको स्पेशली मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पास्ट ईयर के अंदर भी जो क्वेश्चन आए हैं वो बॉसिनेक्स थ्योरी के रिलेटेड ही आए हैं, वेस्टरगार्ड थ्योरी के रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो अगर आपको वेस्टरगार्ड वाला स्किप करना है देन यू कैन स्किप, और बॉसिनेक्स थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। सिमिलरली आपको इसी के रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, किसके रिलेटेड, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, प्रेशर बल्ब, ठीक है, उसके अंदर खास करके प्रेशर बल्ब डायग्राम को आप अच्छे से देखना। प्रेशर बल्ब डायग्राम कैसे दर्द के साथ वेरी करता है, कैसे स्ट्रेस बढ़ने के साथ, इसीलिए तो इसको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल बोलते हैं। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता रहता है और डेप्थ बढ़ती रहती है, आपका स्ट्रेस कम होता रहता है, और उसी को एक डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये बात है कि आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड कौन सा है, आपका सर्कुलर लोड है, पॉइंट लोड है, लाइन लोड है, कैसा लोड है, तो लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और हर एक लोड का अपना अपना एक प्रेशर बल्ब है। प्रेशर बल्ब डायग्राम को अच्छे से दोस्तों देख लेना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे हमारे पास अब हम फाउंडेशन के अंदर पहुंच गए। बेसिकली मेन जो है फाउंडेशन वाले हिस्से के अंदर पहुंच चुके हैं। फाउंडेशन वाले हिस्से के अंदर मेजरली आपके पास शैलो फाउंडेशन आता है एंड डीप फाउंडेशन आता है। शैलो फाउंडेशन के अंदर आपको फोकस करना है बहुत सारी मेथड्स के अंदर से तेरज़ाकी की मेथड के ऊपर आपको मेजरली फोकस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक ब्रीफ बताना चाहूँ, CNC QNQ प्लस 0.5 गामा BN गामा वो स्ट्रिप लोड के लिए है, और उसके अलावा कि क्या है वो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको तेरज़ाकी ने जो बताई है वो आपको देखनी है। साथ साथ में मेयरहोफ का भी एक बेरिंग कैपेसिटी का अप्रोच है, वो एक सिंगल फॉर्मूला है, उसके अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, उसको भी देख लेना। और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर वाटर का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो दोस्तों सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जो है उसके ऊपर वाटर का जो इफेक्ट होता है वो भी इसके अंदर आपको कंसीडर करना है। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल के अंदर कंबाइंड फुटिंग राफ्ट फाउंडेशन, इससे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी निकालनी होगी, या तो फिर इसके रिलेटेड बेसिकली बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2021 के अंदर पूछा गया, बहुत ही जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, उसको कर लेना। कॉन्टेक्ट प्रेशर यहाँ पर भी अगेन कॉन्टेक्ट प्रेशर के डायग्राम हो गए। रिजिड फुटिंग के लिए होगा, एंड आपके पास नॉन रिजिड फुटिंग के यानी कि फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए होगा, उसको देख लेना। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल वाले ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से लोगों को समझना चाहिए कॉन्टेक्ट प्रेशर चीज को भी। सेटलमेंट एनालिसिस तो मैं तो बता ही चुका हूँ, हर साल सेटलमेंट से क्वेश्चन आता है। डेल्टा एच यानी कि सेटलमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इसकी बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन सबसे यूनिवर्सल मेथड और जो बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, CC मल्टीप्लाई बाई H डिवाइड बाई 1 प्लस E नॉट मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस 10 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा सिग्मा बोल दो, या तो सिग्मा डैश बोल दो, डिवाइड बाई सिग्मा जीरो डैश, ठीक है। अब ये सिग्मा डैश को हम डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा जीरो डैश भी लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर हमको तो नहीं पता फॉर्मूला, आप क्यों लिख रहे हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा ये फॉर्मूला। बट मेरे लिखने का मेन रीजन ये कि आपको इंट्रोडक्शन, वही बोला ना कनेक्शन वाली बात, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ना कुछ तो याद रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, उसका कुछ तो फायदा निकलना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे वो आते हैं। जब आप इसको एक्चुअल जब इसका टाइम आएगा जब करोगे तो आपको रिलेटेबल फील होगा। और अगर अभी से आपको पता चल गया कि हाँ भाई सेटलमेंट में ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जिसको हमें करना है ना, तो अभी से अगर आपको पता चल गया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब सेटलमेंट वाला पढ़ने बैठेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली ढूंढेगा, अच्छा ये फॉर्मूला तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था, अच्छा इसका इंपॉर्टेंट है, चलो इसके ऊपर फोकस करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें जान मुझकर लिख रहा हूँ। उसके बाद डीप फाउंडेशन पे अगर जाएंगे तो डीप फाउंडेशन के अंदर डायनेमिक एंड स्टैटिक फॉर्मूला है, दोनों को आपको करना है। स्टैटिक मेथड्स एंड डायनेमिक मेथड्स के ऊपर डिटेल में सारी चीजें दी गई है। अगर मैं ब्रीफली बोलना चाहूँ, 9C AB बेस एरिया प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई C एंड
यहाँ पर होगा सरफेस एरिया। यहाँ पर अगर उसकी बात करें, किसकी, सर्कुलर की बात करें, तो ये वाला हो जाएगा पाई डी एल सरफेस एरिया, एंड बेस एरिया क्या होता है भाई, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये तो मैंने सर्कुलर की बात की। अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करता, स्क्वायर की बात करता, तो ये हो जाता बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है सरफेस एरिया स्क्वायर का 4bl। क्यों बता रहा हूँ, अगेन आपको पता होगा क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब आप एक्चुअल में पढ़ो तो रिलेवेंस बना रहे, कनेक्शन बना रहे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नई इंट्रोड्यूस हुई है इस बार, यानी 2020 में एक बार सिलेबस रिवाइज हुआ था। उसके अंदर जो सिलेबस रिवाइज हुआ उसके अंदर आपको ये वाला टॉपिक बहुत बढ़िया है, पाइल अंडर लेटरल लोडिंग। पाइल अंडर लेटरल लोडिंग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हुआ है 2020 के अंदर। इसको अच्छे से देखना, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, जब पाइल जो है वो ग्रुप के अंदर होते होते उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, वो कितना लोड रेजिस्ट कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं पाइल लोड, पाइल लोड बेरिंग कैपेसिटी या पाइल रेजिस्टिंग कैपेसिटी। और उसके बाद आप जो एफिशिएंसी निकालते हो उसको बोलते हैं पाइल ग्रुप एफिशिएंसी। तो वो सैंड के अंदर भी देखना है, क्लेस के अंदर भी देखना है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का, ठीक है। तो थ्योरी में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसका हमने करवा ही दिया है। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये था जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में ब्रीफ देखा हमने, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी हमने देख लिए, और साथ साथ में शुरुआत में हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा, और इसके अलावा और बहुत सारी हमने बातें की। उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो सेगमेंट था आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा, और अब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की। जो आपके पास थियरी के लेक्चर्स है वो देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर है वो देखो, सीक्वेंस में देखना, स्किप मत करना। इसी के साथ सेशन को एंड करते, बाय, टेक केयर।